नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। देखिए, बिहार चुनाव के नतीजों से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार धार्मिक रंग में नजर आए। बुधवार को सीएम नीतीश पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। इसके बाद उन्होंने पटना हाई कोर्ट के पास स्थित मजार पर चादर चढ़ाई और फिर गुरुद्वारे जाकर मत्था भी टेका। नीतीश कुमार ने प्रदेश की खुशहाली, एकता और निरंतर विकास के आशीर्वाद भी मांगा। बिहार चुनाव के बाद अब सभी की नजर 14 नवंबर को आने वाले नतीजे पर टिकी है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली मौजूदा एनडीए सरकार की सत्ता बरकरार रह सकती है, ऐसा ज्यादातर एग्जिट पोल्स के आंकड़े बता रहे हैं। ऐसे में जीत को लेकर बेहद आश्वस्त मुख्यमंत्री रिजल्ट से पहले अब भगवान के दर पर जाकर आशीर्वाद ले रहे हैं। सबसे पहले सीएम पटना के हनुमान मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री पटना हाईकोर्ट के पास स्थित हजरत शाह जलाल शहीद की मजार पर जाकर चादरपोशी की और अमन चैन की कामना की। सीएम के माथे पर हरे रंग का साफा भी बंधा हुआ था। मुख्यमंत्री के साथ मंत्री विजय चौधरी और अशोक चौधरी भी मौजूद थे। ये तस्वीर बेहद खास हो जाती है, वो भी तब जब 14 नवंबर को चुनाव परिणाम आएगा, लेकिन उसके पहले तमाम एग्जिट पोल में एनडीए को जीतता हुआ दिखाया जा रहा है और नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री के तौर पे दिखाया जा रहा है। तो जाहिर तौर पे एनडीए के लिए काफ़ी उत्साह वाली बात है और यही वजह है कि नीतीश कुमार भी लगातार इस फीडबैक के बाद पूजा अर्चना में दिखे। और इस वक्त जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये है पटना हाई कोर्ट का मजार, जहाँ पे इस वक्त आप नीतीश कुमार को देख सकते हैं। तो ये तस्वीर पटना हाई कोर्ट मजार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना साहिब स्थित हरमंदिर साहब जाकर प्रार्थना भी की और दशमेश पिता से बिहार की तरक्की का आशीर्वाद मांगा। बता दें, 14 नवंबर को बिहार विधानसभा के मतदान का रिजल्ट आने वाला है। इस बीच कई एग्जिट पोल्स में नीतीश के नेतृत्व में मौजूदा सरकार की दमदार वापसी का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री भी भगवान के दर पर जाकर बिहार की तरक्की के लिए काम करते रहने का आशीर्वाद मांगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बिहार चुनाव को लेकर एग्जिट पोल के अनुमान से एनडीए के नेता और समर्थक दोनों गदगद हैं। नेता जीत के दावे कर रहे हैं तो एनडीए समर्थक जश्न की तैयारी में जुट चुके हैं। कहीं मिठाइयां बन रही हैं तो कहीं पर तरह तरह के पकवान बनने शुरू हो चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने में अभी एक दिन की देरी है। भले ही चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे, एनडीए खेमे में अभी से जीत के जश्न की तैयारी तेज हो गई है। एनडीए खेमे में एक्चुअल रिजल्ट के पहले ही शुरू हुए जश्न की वजह है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर किए गए तमाम सर्वे के आंकड़े। वैसे तो पटना में कई जगहों पर एनडीए समर्थक लड्डू बनवा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तैयारी मोकामा से जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह के आवास पर हो रही है। बिहार की जनता ने एनडीए को माइंडेड दिया है और दिया, अभी तो एग्जिट पोल ही आया है। एग्जिट पोल आया किसके बदौलत? बिहार की जनता के बदौलत। निश्चित तौर पे बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बन रही है। अनंत सिंह के आवास पर 20,000 लोगों के भोज की तैयारी हो रही है। हजारों क्विंटल दूध उबाला जा रहा है। कई तरह के मिठाई बनाए जा रहे हैं। पूड़ी, सब्जी, रायता के साथ ही कई व्यंजन भी बनाए जा रहे हैं। बड़ा पंडाल तैयार किया जा रहा है, जहां कार्यकर्ताओं को रहने और खाने की व्यवस्था होगी। पंडाल में बड़ा स्क्रीन लगाया जाएगा, जहां कार्यकर्ता मतगणना को लाइव भी देख सकेंगे। यहाँ पे दूध जो है वो बड़े मात्रा में, कई टन जो है दूध यहाँ पे लाया जा रहा है, फाड़ा जा रहा है और यहाँ पे खोवा बनाने की तैयारी है। यहाँ से आप जरा देखिए, जहाँ से रसगुल्ले जो है वो बनाए जाएंगे और उसकी तैयारी जो है उसकी अभी से हो रही है। ये जरा देखिए कि वही एक टैंक जो है वो दूध आया है और पतीले में दूध जो आप देखेंगे वो लगातार किस कदर से है। अब बिहार विधानसभा का चुनाव कौन जीतता है, किस गठबंधन की सरकार बनती है, ये 14 नवंबर को ही पता चलेगा। फिलहाल एनडीए नेताओं और कार्यकर्ताओं का टेम्पो बेहद हाई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। महिला मतदाता किसकी भाग्य विधाता, ये सवाल हर किसी के जुबान पर है, क्योंकि बिहार में जो बम्पर मतदान हुआ है
उसकी प्रमुख वजह है महिलाओं का एक बार फिर से पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मतदान करना। तो ऐसे में सवाल है कि महिलाओं ने किसके लिए मतदान किया है और किसकी सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। यह है बिहार चुनाव की अद्भुत अविश्वसनीय तस्वीर। जहां तक नजर आती है वहां तक महिला मतदाता बूथ बूथ पर इसी तरह लंबी लंबी कतारों में लगी है और बिहार के भाग्य के लिए मतदान करने में जुटी है। किसी की उम्र 18 साल है तो किसी की 21 साल, कोई 51, 81 और किसी किसी की उम्र तो सैकड़े को पार कर चुकी है। बिहार में मतदान खत्म, अब 14 नवंबर को परिणाम की बारी है। लेकिन 2 चरण में हुई वोटिंग के आंकड़े कह रहे हैं कि नीतीश या तेजस्वी सरकार चाहे जो बनाए, लेकिन उनके भाग्य का फैसला आदि शक्ति ने कर दिया है, जिन्हें दोनों ही गठबंधन चुनाव के पहले ही हाथ जोड़कर नमन कर रहे थे। बिहार में 6 नवंबर को हुए पहले चरण के मतदान में महिलाओं ने 69.04% मतदान किया था, तो दूसरे चरण में बिहार के इतिहास का सबसे ज्यादा मतदान 74.03%। महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। पहले चरण में 61.56% पुरुष मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंचे, तो दूसरे चरण में 64.1%। यानी पहले चरण में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने 8% ज्यादा वोटिंग की, तो दूसरे चरण में पुरुषों के मुकाबले ये प्रतिशत 10% का रहा। मतलब ये हुआ कि बिहार में बीते 3 विधानसभा चुनाव 2010, 2015 और 2020 की परंपरा फिर निभाई गई। महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा तादाद में बूथों तक पहुंची, लेकिन इस बार रिकॉर्ड कायम करने में भी कामयाब रही। बिहार में जब भी 2010 के बाद के चुनाव का विश्लेषण किया जाएगा, महिला वोटरों की जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता, मतदान के प्रति रुझान और लोकतंत्र के प्रति उनकी जवाबदेही को प्रणाम किया जाएगा। किस्से कहानियों में सुनेगा भारत कि जब बिहार बदल रहा था तो बदलाव की सबसे बड़ी वजह थी आधी आबादी, यानी नारी शक्ति, माताएं, बहनें और बुजुर्ग महिलाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद एक तरफ एनडीए में जश्न का माहौल है, तो दूसरी ओर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल को सिरे से खारिज कर दिया है। तेजस्वी ने दबाव में सर्वे दिखाने का आरोप लगाया है और यह दावा किया है कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तेजस्वी के बयान पर अब सियासी बवाल शुरू हो गया है। प्रोपेगेंडा मोदी जी की एजेंसी द्वारा एक मानसिक तौर पे लोगों का दबाव बना रहे, इसलिए ये पूरा जो है सर्वे जो है कराया गया है। फाइनल फेज के मतदान के बाद आए एग्जिट पोल से एनडीए के नेता गदगद हैं। वो भी क्यों ना, एक को छोड़ दे तो बाकी करीब करीब सभी एग्जिट पोल के आंकड़ों में एनडीए की सरकार बनती जो दिख रही है। लेकिन इन एग्जिट पोल्स के आंकड़ों से एक नेता बिल्कुल भी सहमत नहीं है, और वो हैं आरजेडी के नेता और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने चुनाव के सर्वे को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने दबाव में सर्वे दिखाने का आरोप लगाया और दावा किया कि उनकी सरकार बनने जा रही है और 18 नवंबर को उनका शपथ ग्रहण होगा। सभी लोगों ने भारी मतदान करके इस सरकार के खिलाफ वोट किया है और इस बार बदलाव जो है होने जा रहा है। कहीं इफ एंड बट की भी गुंजाइश नहीं रह गई है। तेजस्वी के एग्जिट पोल पर दिए गए बयान पर एनडीए नेताओं ने पलटवार किया है। ये सब उसी किस्म का आरोप है जो वोट चोरी और एसआईआर पर था। वहीं जिस ढंग से तेजस्वी यादव ने सभी एग्जिट पोल्स को खारिज करते हुए महागठबंधन की सरकार बनाने का दावा किया है, उस पर बीजेपी नेताओं ने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी को भ्रम वाली बीमारी हो गई। अंग्रेजी में एक शब्द होता है डेल्यूजन, मतलब मानसिक असमंजता। जब ये हो जाती है तो आदमी 99 सीट में जीत जाता है। लोकसभा में 99 सीट जीत कैसे से करता है?
जब ये हो जाती है तो आदमी अपने आप को मुख्यमंत्री भी बना लेता है। वहीं दूसरी ओर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने तंज भरे लहजे में कहा, उम्मीद है इस बार तेजस्वी यादव हार का ठीकरा ईवीएम और वोट चोरी पर नहीं फोड़ेंगे। वो ईवीएम पर और वोट चोरी पर नहीं ठीकरा फोड़ेंगे, ऐसी भी मुझे आशा है। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए 11 नवंबर को फाइनल राउंड की वोटिंग पूरी हो गई और वोटिंग खत्म होने के बाद 12-13 से ज्यादा सर्वे एजेंसियों ने अपने अपने एग्जिट पोल का आंकड़ा जारी किया। सिर्फ एक को छोड़ दें तो सभी सर्वे में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। वैसे तो एक्चुअल रिजल्ट 14 नवंबर को आएंगे, तभी पता चलेगा कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन सवाल है कि क्या एक साथ सभी सर्वे एजेंसियों का अनुमान गलत होना संभव है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली में हुए धमाके के मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिस दूसरी लाल रंग की इको स्पोर्ट कार का इस्तेमाल संदिग्धों द्वारा किया गया था, उसे फरीदाबाद के खंदावली गांव से बरामद कर लिया गया है। फरीदाबाद पुलिस ने इस संबंध में जानकारी मिलने के बाद तुरंत ही कार्रवाई करते हुए गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है और ये बरामदगी मामले की जांच में अहम साबित हो सकती है, क्योंकि ये कार घटना के तार फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जोड़ने का संकेत दे रही है और पुलिस इस गाड़ी से जुड़े हुए अन्य सुरागों की भी तलाश कर रही है। इस कार में एक संदिग्ध सवार था और वो i20 कार में सवार संदिग्धों से बात भी कर रहा था। स्पेशल सेल के एक अधिकारी ने यह बताया है कि ये दोनों कारें बदरपुर बॉर्डर से एक साथ ही दिल्ली घुसी थी। साथ ही चांदनी चौक और लाल किले के आसपास एक साथ ही ये कार घूम रही थी। पुलिस अब इस कार से जुड़ी हुई हर छोटी से बड़ी डिटेल खंगालने में जुटी है, जिससे इसमें सवार उस संदिग्ध तक पहुंचा जा सके और पूरे मामले की कड़ियां भी जोड़ी जा सके। तो देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये जो इको स्पोर्ट कार है वो बरामद कर ली गई है। तो दिल्ली में हुए धमाके के मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिस दूसरी लाल रंग की इको स्पोर्ट कार का इस्तेमाल संदिग्धों द्वारा किया गया था, उसे फरीदाबाद के खंदावली गांव से बरामद कर लिया गया है और ये बड़ी सफलता है। इस कड़ी में फरीदाबाद पुलिस ने इस संबंध में जानकारी मिलने के बाद ही तुरंत कार्रवाई करते हुए गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है और ये बरामदगी मामले की जांच में काफी अहम साबित हो सकता है, क्योंकि देखिए, ये कार घटना के तार फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जोड़ने का संकेत भी दे रही है। देखिए, ये वही कार है, ये लाल रंग की कार जिसकी तलाश काफी देर से पुलिस कर रही थी और इसकी बरामदगी अब हो गई है। आतंकी उमर के दोस्त के घर के बाहर ये कार खड़ी हुई मिली है। बता दें आपको, पुलिस और भी जानकारी जुटाने में जुटी हुई है। तो देखिए, दिल्ली में 10 नवंबर को हुए धमाके के बाद पूरे देश भर में सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और लोगों से भी जागरूक रहने की अपील की जा रही है। सुरक्षा को लेकर अलर्ट के बाद रेलवे स्टेशन पर कितना असर है और रेल पुलिस के जवान कितने मुस्तैद हैं, इस रिपोर्ट में जानिए। दिल्ली में सोमवार की शाम धमाके और उससे मिले जख्म के निशान न तो हिंदुस्तान भूलेगा और न ही इसके दोषियों को कड़ी सजा मिलने तक देश की सुरक्षा एजेंसियां ही चैन से बैठेंगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसियां इस धमाके की हर एक कड़ी को जोड़ रही है, संदिग्धों को पकड़ा जा रहा है और दोषियों पर शिकंजा भी कसता जा रहा है। इसी बीच दिल्ली धमाके के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट जारी है। पटना में विश्व के दूसरे सबसे बड़े सिख के गुरुद्वारे तख्त श्री हरमंदिर साहिब की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। गुरुद्वारा परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। लोगों के साथ गाड़ियों की भी सघन तलाशी ली जा रही है। SHO हैं और जो थाना है उन्हें निर्देशित किया गया है कि गुरुद्वारा के आसपास जितने भी गेस्ट हाउसेज हैं, जितने भी घर हैं, वहाँ पे कौन आ रहे हैं जा रहे हैं उनका प्रोफाइलिंग करें और जितने भी रजिस्टर्स मेंटेन किए जा रहे हैं, आसपास जितने भी गेस्ट हाउसेज हैं, होटल्स हैं, लॉजेस हैं, उनके ऊपर भी हम लोग निगरानी रख रहे हैं। रेलवे की सुरक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। डीजीपी ने खुद सभी जिलों में चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन ये निर्देश कितना असरदार है, इसकी पोल खुलती दिखी खुद राजधानी पटना के रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पे एक भी जो है वो जांच
प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है। पूरे तौर पे जो है पटना जंक्शन की सुरक्षा जो है वो भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। ना एग्जिट ना एंट्री, किसी भी गेट पे कोई जांच पड़ताल जो है वो नहीं की जा रही है। ये बताइए कितने देर से यहाँ पे? करीब 50 मिनट से। कहीं कोई जांच पड़ताल आपने देखा है? कोई पुलिसकर्मी आप लोग? नहीं, कोई जांच पड़ताल। दिल्ली में बम ब्लास्ट के बाद सिवान में भी अलर्ट है। खासकर सिवान रेलवे स्टेशन पर विशेष चौकसी है। दिल्ली से आने या जाने वाली ट्रेन की जांच में आरपीएफ की टीम जुटी है। ट्रेनों में, स्टेशन पर, सर्कुलेटिंग एरिया, स्टैंड, पार्सल, एफओबी, सभी जगह पर हम लोग जो है चेकिंग कर रहे हैं। यात्रियों को जागरूक भी कर रहे हैं कि यदि आपको कोई लावारिस वस्तु, कोई कहीं भी अगर आपको संदिग्ध नजर आती है तो रेल प्रशासन, पुलिस प्रशासन को तुरंत अवगत कराएं। संवेदनशील माने जाने वाले भागलपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा टाइट है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है और सीसीटीवी कैमरे से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। प्लेटफॉर्म पर कुछ इस तरह की संदिग्ध वस्तु दिखाई दे, हो सकता है ट्रेन में उनको कुछ इस तरह की संदिग्ध वस्तु दिखाई दे, तो हमने कहा कि सबसे बड़ी सुरक्षा तो आप स्वयं खुद कर सकते हैं अपनी। इसके बारे में रेलवे के कर्मचारी को जानकारी दें। मामला कितना गंभीर है और सरकार कितनी संजीदा, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भूटान दौरे से लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी फौरन दिल्ली के LNJP अस्पताल पहुंचे, घायलों से मुलाकात की, घटना के बारे में जानकारी ली और दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाने का संकल्प भी दोहराया। अब इंतजार है टेरर मॉड्यूल के खुलासे के साथ दोषियों पर कानून की दबिश का। तब तक न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि अलर्ट रहें, आसपास की घटनाओं पर नजर रखें और संदिग्ध हरकत या कोई वस्तु दिखने पर फौरन पुलिस से संपर्क करें। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और मनोज सिन्हा के साथ सिवान से मृत्युंजय कुमार सिंह और भागलपुर से विकास कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, दिल्ली धमाका मामले में एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। 6 दिसंबर को बड़े हमले की साजिश थी। आतंकी उमर नबी ने 6 दिसंबर को बड़े हमले की साजिश रची हुई थी और 6 दिसंबर को अयोध्या में गिरा था विवादित ढांचा। दिल्ली धमाके से पहले मस्जिद में रुका था उमर नबी और आसफ अली रोड की मस्जिद में रुका था आतंकी डॉक्टर उमर नबी। तो देखिए, फिलहाल यह खबर मिल रही है कि 6 दिसंबर के लिए दरअसल ये लोग प्लानिंग कर रहे थे और 6 दिसंबर को ही हमले की कोई बड़ी साजिश ये लोग रच रहे थे। आतंकी उमर नबी ने 6 दिसंबर को बड़े हमले की साजिश रच रखी थी और बता दें आपको, निशाने पर थे कई धार्मिक स्थल जिसमें से अयोध्या भी था उसमें। और 6 दिसंबर को दरअसल अयोध्या में विवादित ढांचा गिरा था, आपको याद होगा। और दिल्ली धमाके से पहले मस्जिद में उमर नबी रुका हुआ था। कई और भी बताया जा रहा है कि धार्मिक स्थल टारगेट पर था और ये हमला शायद 6 दिसंबर से पहले ही हो गया है, लेकिन टारगेट 6 दिसंबर का ही इन्होंने रखा हुआ था। और देखिए, फिलहाल एक और अपडेट है दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई और ये अपडेट बता रहा है कि JNK से एक और डॉक्टर हिरासत में लिया गया। जम्मू कश्मीर से बताया जा रहा है एक और डॉक्टर हिरासत में है और कुलगाम से डॉक्टर जहूर नाइको को हिरासत में लिया गया है। जम्मू कश्मीर से अब तक 6 डॉक्टर हिरासत में लिए गए हैं। एक बहुत बड़ा अपडेट दिल्ली हमला से जुड़ा हुआ ये बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से एक और डॉक्टर हिरासत में ले लिया गया है। देखिए, यहां पर दरअसल मेडिकल प्रोफेशन की आड़ में ये लोग देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे और ऐसे में जम्मू कश्मीर से एक और डॉक्टर का हिरासत में लिया जाना एक कह सकते हैं कि बड़ी सफलता की ओर इशारा कर रहा है। कुलगाम से डॉक्टर जहूर नाइकू को हिरासत में लिया गया है। जम्मू कश्मीर से अब तक 6 डॉक्टर हिरासत में लिए गए हैं। और देखिए, बड़ी खबर मिल रही है आरा से, जहां पर बीजेपी का झंडा लगाने पर विवाद गहरा गया। जी हां, तरारी विधानसभा के चंदा गांव में बीजेपी का झंडा लगाने पर एक ही परिवार के 3 लोगों के साथ मारपीट की गई है। इस मामले को लेकर इलाके में तनाव बना हुआ है और बताया यह जा रहा है कि खेत में काम करते समय कुछ लोगों ने घेर कर हमला कर दिया है। तो वहीं मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो बीजेपी का झंडा लगाने पर विवाद इतना गहरा गया कि मारपीट हो गई। तरारी विधानसभा के चंदा गांव में बीजेपी का झंडा लगाने पर एक ही परिवार के 3 लोगों के साथ मारपीट हुई है और गंभीर चोटें आई हैं उन लोगों को। इस मामले को लेकर पुलिस ने भी अब संज्ञान लिया है
और इलाके में तनाव बना हुआ है। बताया जा रहा है कि खेत में काम करते समय ही कुछ लोगों ने घेर करके परिवार के लोगों को पीटा है। मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अस्पताल में वो भर्ती हैं, इलाजरत हैं। आरा का ये मामला है। ये देखिए, ये 3 लोग, एक ही परिवार के 3 लोगों के साथ मारपीट हुई है। बीजेपी का झंडा लगाने पर मारपीट। बीजेपी के झंडा कहाँ टांगले रहो? अच्छा, के मरल सा? पप्पू यादव, हाँ, दीपू यादव, हाँ, प्रमोद यादव, हाँ, विकास यादव, हाँ, चंदन यादव, हाँ, लाला यादव, हाँ। नदू यादव। कितना के संख्या में रहे लोग? 12-13 को। कहाँ मतलब मरला लोग? के रहे खेत में? हम एगो दूसरा लड़का जाके मारे, आलू पौधत नहीं जाए, हाँ, जाके मारे लगल। देखिए, मुंगेर में पुलिस और एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। बरियारपुर थाना क्षेत्र के गंगा पार तारापुर दियारा में कास के जंगल में हथियार का कारखाना संचालित हो रहा था। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 5 कारीगर को गिरफ्तार किया है, जबकि 8 कारीगर और धंधेबाज फरार हो गए हैं। पुलिस ने मौके से 2 निर्मित और 12 अर्धनिर्मित पिस्टल, 11 निर्मित और 5 अर्धनिर्मित मैगजीन के साथ में 6 जिंदा कारतूस बरामद किया है, जबकि भारी मात्रा में हथियार बनाने का औजार भी जब्त कर लिया गया है। तो पुलिस ने जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनके नाम देखिए, बता दें आपको। सरफराज, रिजवान, सरफराज मुबारक और मोसीर हैं। देखिए, सभी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मिर्जापुर बरदह गांव के रहने वाले हैं। फरार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, उनकी तलाश भी जारी है। उसमें 5 लोग पकड़ाए गए व्यक्ति से पूछताछ एवं जो स्थल था जहां पे गए थे उसका निरीक्षण करने पे वहां पे कई अर्धनिर्मित और निर्मित हथियार एवं हथियार बनाने के उपकरण पाए गए। इसमें से पुलिस की टीम के द्वारा 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसके साथ साथ वहां से 2 पूर्ण निर्मित पिस्टल, 8 अर्धनिर्मित पिस्टल, इसके अलावा 5 मैगजीन जो पूर्ण निर्मित थी और 11 अर्धनिर्मित मैगजीन, इसके अलावा लेथ मशीन, बेस मशीन और कुछ जो बुलेट है वो भी मिला। उसके अलावा मोबाइल फ़ोन भी मिला। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है गोपालगंज से, जहां ऑर्केस्ट्रा संचालकों के साथ जबरन काम कर रही 8 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया है। ये कार्रवाई गोपालगंज पुलिस और मुक्ति फाउंडेशन की ओर से बरौली थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में किया गया है। छापेमारी के दौरान 3 ऑर्केस्ट्रा संचालकों को भी गिरफ्तार किया गया है। एसडीपीओ ने यह बताया है कि नाबालिग लड़कियों को उनके मर्जी के खिलाफ ऑर्केस्ट्रा में अनैतिक काम कराने की सूचना पर कार्रवाई की गई है और उन लड़कियों को वहां से मुक्त कराया गया है। और देखिए, इनका मेडिकल जांच, इन लड़कियों को जो वहां से मुक्त कराई गई हैं, उनको मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। फाउंडेशन के निशानदेही एवं बरौली थाना अंतर्गत मोहनपुर बाजार, बरौली पायल टॉकीज, सरफरा बाजार एवं सिसई ग्राम में संचालित ऑर्केस्ट्रा संचालक के यहाँ रेड किया गया, जिसमें कुल 8 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया है एवं 3 ऑर्केस्ट्रा संचालक को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां बेखौफ बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। मुजफ्फरपुर के किशनपुर मोहिनी में सरपंच सतीश कुमार सिंह के घर पर बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की है। मंगलवार रात 9 बजे बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। देखिए, घटना में कोई हताहत नहीं है। गोली चलने की आवाज सुनकर के ग्रामीण वहां पर जुट गए, जिसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाकों में बताया जा रहा है कि दहशत है। डर से सरपंच सतीश कुमार सिंह की तबीयत भी बिगड़ गई और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। प्रारंभिक जांच में आपसी रंजिश की बात सामने आई है। ग्राम सुधवाड़ा हरिनारायणपुर के सतीश कुमार सिंह के ऊपर जो है गोलीबारी की गई है। संयोगवश उनको गोली नहीं लगी, लेकिन वहाँ पर गोली फायर करने के निशान पाए गए हैं और खोखा भी बरामद किया गया है। वर्तमान में वो सुरक्षित हैं और जांच दर्ज करके थे और स्वास्थ्यकर्मी को पता लगा करके शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। खबर नालंदा से मिल रही है, जहां पर एक बड़ा हादसा हो गया है। जिले के गिरियक प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय ईसापुर में पढ़ाई के दौरान छत का प्लास्टर अचानक से ढह गया,
जिससे 6 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। तस्वीरें आप ये देखिए, घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं ग्रामीणों का ये कहना है कि स्कूल का छज्जा जो है करीब 2 सालों से जर्जर अवस्था में था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि घटना की जांच करके जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। रोहतास के विक्रमगंज से खबर मिल रही है, जहां काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी और भोजपुरी एक्टर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह पर आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज हुआ है। जानकारी के मुताबिक 10 नवंबर को ज्योति सिंह विक्रमगंज में विंध्यवासिनी होटल में रुकी हुई थी। एसडीएम प्रभात कुमार ने बताया है कि ज्योति सिंह कई बाहरी आदमी के साथ होटल में ठहरी थी, जो काराकाट क्षेत्र के रहने वाले नहीं थे। इसके अलावा स्वीकृत गाड़ियों से ज्यादा वाहन का उपयोग करने और छापेमारी में बाधा उत्पन्न करने पर ज्योति सिंह पर केस दर्ज किया गया है। देखिए, नियम है जो सभी को पता है, जो प्रत्याशी हैं उन्हें भी मालूम है कि जैसा ही हमारा इलेक्शन का प्रचार पीरियड समाप्त हो जाता है, जैसे काराकाट के संदर्भ में ले तो 9 तारीख को इलेक्शन प्रचार करने का समाप्ति का दिन था 6 बजे तक, और उसके बाद जितने भी प्रचार करने वाले उनके राजनीतिक कार्यकर्ता हों या जो भी प्रचारक यहाँ पर आए हुए हैं, सभी को चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में स्थल को खाली कर देना होता है कि जो इस विधानसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं है, दूसरे जगह के हैं, बाहर के हैं, वो है जो खाली करके चले जाएं। तो उसी के संदर्भ में शिकायतें मिली थी कि कुछ बाहरी लोग आकर रुके हुए हैं, तो वही जांच के क्रम में गया था। दरभंगा में 14 नवंबर को होने वाली मतगणना को लेकर दरभंगा जिला प्रशासन ने तैयारियां कर ली हैं। मंगलवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कृषि उत्पाद बाजार समिति शिवधारा स्थित मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दोनों अधिकारियों ने मतगणना प्रक्रिया समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। डीएम और एसएसपी ने यह कहा कि मतगणना का काम स्वच्छ, निष्पक्ष और पूरी तरह पारदर्शी वातावरण में संपन्न कराया जाएगा। समिति परिसर जो है यहाँ पे शिवधारा में, वहाँ पे सभी 10 विधानसभा का काउंटिंग हॉल, स्ट्रांग रूम है। यहाँ पे सभी पोल डिवीजन को रखा गया है और भारत निर्वाचन आयोग के डायरेक्शन के आलोक में 3 लेयर सिक्योरिटी दी गई है यहाँ पे, इसमें कि सीपीएफ देख रही है, फिर उसके बाद बीएमपी, उसके बाद डीएपी है, और हम लोग निगरानी कर रहे हैं। सभी स्ट्रांग रूम के दरवाजे पे सीसीटीवी लगाया हुआ है, उसका फीड कंट्रोल रूम में आ रहा है, जहाँ पे विभिन्न। आइए आगे देखते हैं जोहार झारखंड। गिनतियों के दौड़ जीत, कौन सत्ता के शिखर तक जाएगा, किसको पुकारेंगे सर कहकर अपनी सरकार। देखिए बिहार के रुझान से परिणाम तक, इस बार बिहार में किसकी बहार। 14 नवंबर सुबह 5 बजे से लगातार सबसे तेज नतीजे, सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर।